के आक्रोश को भी महसूस नहीं करते और उसके बाद कहते हो कांग्रेस ने सबको भड़का दिया। किसी के भड़काने से कोई जाकर के किसी भी जगह पर अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं करता। जब उसकी आत्मा रोती है, उसकी फसल चौपट होती है, उसको मुआवजा नहीं मिलता, उसके पशु मारे जाते हैं, तब उसका उद्वेलन, उसका आक्रोश, उसकी पीड़ा व्यक्त होती है। और किसान के मामले में तो कम से कम सियासत का मुद्दा बना करके और उसको इतने हल्केपन में नहीं लेना चाहिए। हर कमिटमेंट पर आप बिल्कुल, तो ये हल्का मुद्दा नहीं है, किसान की स्थिति है, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, किसानों के साथ जुड़ी हुई अन्नदाता है हमारा वो। और अगर किसान समृद्ध होगा तो देश की विकास का पहिया जो है वो वाकई में तेजी से भागेगा। और जिसके लिए केंद्र की सरकारें जो हैं, चाहे कोई भी दल की रही हो, उनका जो मंतव्य है वो उसके पीछे ही है। रामपाल जाट साहब, आपके तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है, जिस तरीके से योजनाएं बहुत बनाई जाती है, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, अगर पहले यूपीए सरकार की बात करें तो उन्होंने भी काफी कुछ किसानों के लिए करने की कोशिश की है, मोदी सरकार भी आई तो बड़े बड़े वादों के साथ आई है, फसल बीमा भी वो लेकर आई है और किसानों को किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सके इसकी कोशिशों में भी लगी रही थी। लेकिन लेकुनास कहां है, कहां कमी छूट जाती है, क्यों किसान की जो स्थिति है वो इस तरीके से गिरती जा रही है, उसको क्यों कर्ज के तले दबना पड़ रहा है? क्या कोई एक इस पूरे इस मामले के अंदर क्या कहीं कहीं कोई बड़ा कड़ी जो है वो हम छूट रही है? इसी वजह से किसान और सरकार और जो उसकी फसल का जो उसे वाकई जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बिचौलिए जो हैं वो लगातार धनवान होते जा रहे हैं। तो क्या अब बिचौलिए का जो सिस्टम है, क्या वो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है? जगदीश जी, अभी 2 योजनाओं की चर्चा हुई जी, उन दोनों योजनाओं को बताता हूं। पहली 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे जी, ये घोषणा हुई और बजटीय घोषणा है जी। बजट में इन्होंने अपना में लिखा है और उसको भी 1 वर्ष हो गया उस बजट को भी। अभी एक आंकड़ा आया भारत सरकार का, लोकसभा में उत्तर दिया भारत सरकार ने, उनसे पूछा गया किसान की आमदनी कितनी है, तो एक सर्वे का उन्होंने उल्लेख किया 2003 का, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का। बिल्कुल, उस समय किसान की आमदनी बताई 2115 रुपए एक परिवार की। और 2013 का जो सर्वे हुआ 10 वर्ष बाद, उसमें जो किसान की आमदनी बताई भारत सरकार ने वो बताई 6426 रुपया। बिल्कुल, तो 10 साल में तिगुनी हो गई है, 2115 से 6426। और 6 साल में अभी वर्तमान सरकार करेगी दोगुना कर देंगे, तो ये तो 10 वर्षों में तिगुनी हो गई, 3 गुनी तो पहले ही हो गई, तो आप क्या दोगुनी करोगे? इस कारण से यदि दोगुनी की बात करते हैं तो दोगुनी की बात कब कर सकते हैं, जब पहले बताया कि आज की आमदनी कितनी मांगते हैं। जो मोदी साहब ने कहा है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी जो है दुगनी कर देंगे, तो क्या माने कि केवल आंकड़ों का माया जाल है, किसान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है? ये केवल और केवल लोगों को झांसा देने वाली बात है। चुनाव में झांसा दिया कि हम किसानों को उनकी उपजों पर 50% लाभांश कम से कम देंगे, पहला झांसा। और उसके बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय में केस में शपथ पत्र देने की बात आई, इसी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को शपथ पत्र तैयार कराया और लिखते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, उनकी रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। तो आप बाजार की चिंता कर रहे हो, किसान की चिंता कर रहे हो। इस कारण से ये कहते क्या है, करते क्या है, करने में इतना बड़ा अंतर। रामपाल जी, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कलवानिया साहब जवाब दें, क्या कहेंगे? ये केवल आंकड़ों का माया जाल है, दुगनी करने वाला जो बात कह रहे हैं, क्योंकि 2003 से लेके 2013 उसके बाद देखिए जो कृषि के क्षेत्र के अंदर पिछले 60-65 साल से जो विसंगतियां थी, जो कमियां थी, जिस सिस्टम को सुधारने के अंदर कुछ वक्त तो लगता है। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उन्होंने जिस तरह से किसानों के लिए एक से बढ़कर एक जो फसल बीमा योजना लागू की, बीज के लिए उन्होंने की, पहले देश के अंदर यूरिया के लिए किसान को खाद के लिए लाइनों में लंबी कतारों में लगना पड़ता था, आज खाद आसानी से मिल रही है, बिचौलियों का सिस्टम उसमें भी खत्म हो गया। और किसान को ई मंडी के मार्फत पूरे देश में अपनी फसल बेचने के लिए जो ई मंडी का ई टेंडरिंग जो योजना मोदी जी ने लागू की है, वर्धा योजना लागू की है, इससे निश्चित रूप से किसान को सीधा जो बिचौलियों का सिस्टम का समर्थन मूल्य पर हम क्यों खरीद नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लहसुन वाला मामला जो है हमारे प्रदेश में गरमा रहा है? और पूरे अगर देश की बात करें तो तमिलनाडु के जो किसान है उनको क्यों एजिटेशन करना पड़ रहा है, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है जंतर मंतर पे? साहब, इसका जवाब कौन देगा? देश के लिए
आंदोलन अपनी सीमा में रहकर किसान करे, इसके लिए कोई वो बात नहीं, लेकिन एक किसान को प्रायोजित तरीके से जिस तरह से विपक्ष ने बंदूक रख के जो काम किया है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष से, तो वो कुछ भी कहे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तमिलनाडु वाले किसानों का तो जब वो निकले थे वहां से वापस गए थे तो सबके सामने पर्दाफाश होगा कि वो तो प्रायोजित कार्यक्रम था विपक्ष का। लेकिन साहब जिस तरीके से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं, इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आप भी नहीं, क्योंकि आप भी जब विपक्ष में थे तो आपने भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और किसानों की जो है दुख दर्द को समझने की, उनकी स्थिति को सुधारने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 3 साल मोदी सरकार को होकर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन किसानों को भूल रहे हैं। देखिए जगदीश जी, स्थिति प्रदेश के किसानों की सुधरी है। 2003 से 2008 तक जब कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान में, तो कम से कम 3000 आत्महत्याएं किसानों ने की। ये सरकार के अंदर आंकड़े रिकॉर्ड है। और 2013 के अंदर वापस जब मुख्यमंत्री वसुंधरा ने शपथ ली 2014 और 15 के आंकड़े आप देखिए, ऑनलाइन आंकड़े आप देख सकते हैं। 2014 के अंदर किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बिल्कुल शून्य रहा। 2015 के अंदर केवल मात्र 3 आत्महत्याएं प्रदेश के अंदर हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों की नीतियां, किसान सरकार है जो हमेशा सदैव प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए जो आप जिस बीमा योजना की बात कर रहे हैं कलवानिया साहब, उस बीमा योजना का पैसा रिलीज नहीं होने के कारण हालात ये है कि कृषि मंत्री आपके प्रभुलाल सैनी साहब को केंद्र को पत्र लिखना पड़ रहा है कि जो इंश्योरेंस की कंपनी को डिप्यूट किया गया है वो पैसा रिलीज नहीं कर रही है, किसान जो है त्राहिमाम है। उसका क्या ये भी जिम्मेदारी सरकार की है या ये भी विपक्ष के ऊपर डालेंगे? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के मंत्री जी ने लेटर लिखा है और कुछ कमियां, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है तो उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा किसानों के लिए। पहले पिछली सरकार में ओले, अभी पिछले सत्र के अंदर पिछले साल ओले गिरे थे, तो पूरी की पूरी सरकार की विधानसभा की असेंबली को बंद करके चलिए गंदोलिया साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है जिस तरीके से काम सरकारें कर रही, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकारें हो, क्या लगता है आपको किसान की स्थिति सुधर पाएगी? 2022 तक जो डबल उनकी आमदनी करने की बात की जा रही है, एक तरफ यह है कि ये एक आंकड़ों का मकड़जाल भी हो सकता है। क्या लगता है क्या वाकई वो जो किसान गांव ढाणी में बैठा हुआ है, क्या उस तक उसकी फसल जो वो बो रहा है उसका लाभांश के साथ उसको पैसा मिल पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट योजना बना रही है जी, और योजना हमारी राजस्थान सरकार को दे रही है जी। और इसके 2-3 उदाहरण मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि अगर केंद्र की सोच थी कि ये सरकार सपोर्ट प्राइस पर, समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद करे, फिर क्या कारण रहा? वेट और टैक्स का मामले में उलझा करके और केंद्र के सकारात्मक रुख के बाद भी इस राजस्थान सरकार ने खरीद नहीं करने के कारण किसानों को 4000 करोड़ रुपए का घाटा बंद करना पड़ा। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो अभी विषय बताया मुआवजा राशि, मुआवजा राशि में पिछले वर्षों में हमारी सारी फसलें तबाह हो गई। और मैं उदाहरण दूं कि एक तरफ कोटा जिले के किसानों को मुआवजा मिल रहा है, वहां दूसरी तरफ झालावाड़ के किसान वंचित है। किसी एक तहसील को मुआवजा मिल रहा है, दूसरी तहसील कलवानी साहब जवाब दें। झालावाड़, अरे वो तो झालावाड़ पूरा झालावाड़, अब इसे सियासत कहें या कुछ और कहें कलवानिया साहब, जिस तरीके से गंदोलिया साहब कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के लोग वहां पर तो मुआवजा और बाकी किसानों की चिंता ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। झालावाड़ के अंदर भी मुआवजा किसानों को मिला। बाड़मेर के अंदर किसानों को, मैं किसान मोर्चा के अंदर प्रतिनिधि के रूप में बाड़मेर गया, बाड़मेर के किसानों का हालात बनी है, वहां पर मुआवजा किसानों को मिला। नागौर जिले से मैं आता हूं, नागौर जिले के अंदर पूरे के पूरे लगभग 95% किसानों को अभी तक मुआवजा मिल चुका है। और कुछ कई जगह कमियां रही है या कुछ प्रशासन की चूक रही है तो निश्चित रूप से उनकी शिकायत करके उनको दूर कर रही है। सरकार इसके लिए सदैव प्रतिबद्ध थी है और आगे भी निश्चित रूप से मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध रहेगी।
चलिए रामपाल जाट साहब, क्या लगता है आपको किसानों की स्थिति सुधारने के लिए? क्या लगता है आपको जो समर्थन मूल्य का जो फॉर्मूला सरकार अपना रही, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? आखिर क्यों जो किसानों की जो हालत है वो लगातार खराब हो रही है, कर्ज के तले वो दब रहे हैं? एक तरफ सरकार जो है वो उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर देती है, किसान क्या वाकई इतने कमजोर है, इतना दबा कुचला शोषित है कि अपनी बात भी वो नहीं रख पा रहा है किसान सरकारों के सामने, और सरकार उन्हें केवल टूल की तरह यूज कर रही है और केवल वोट लेने का एक माध्यम बना के रख दिया गया है? जगदीश जी, आप सही कह रहे हैं। अभी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अभी आत्महत्याओं की जो बात है, एक तो अभी पूरे देश में आत्महत्याओं का प्रतिशत बढ़ा है लोकसभा में सरकार के द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार। दूसरा, अभी 2 वर्षों में जो हाड़ौती में फसलें खराब हुई, उस समय 60 किसान ऐसे थे जिन्होंने किसी के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दी, बिल्कुल पूरा खेत के चक्कर लगाकर सदमे से प्राण दिए। और ऐसे किसानों का घर घर तक गया हूं और उनका उल्लेख राजस्थान सरकार ने रिकॉर्ड में किया ही नहीं। ये नया तरीका शुरू कर दिया कि जो आत्महत्या है उनको रिकॉर्ड में मत लो, रिकॉर्ड तो इनका ही है ना, सरकार का ही। तो सरकार ने ये होशियारी शुरू कर दी। तो भाई, रिकॉर्ड पर नहीं लेने से आत्महत्या खत्म नहीं होती। पूरा मीडिया लिख रहा था, सारे लोग देख रहे थे, और मैंने पूरे 12 में, झालावाड़ में, कोटा में और बूंदी में जहां जहां आत्महत्या किसानों की, वहां उनके घर घर तक गए। एक एक किसान का दुख दर्द देखा नहीं जाता। टूटी झोंपड़ी में रहती है, उसकी फसल खराब हुई, उसकी ऋण देने की स्थिति, चुकाने की स्थिति नहीं थी, वो करता क्या? और उनको भी यदि ऐसी सरकार जो अपने आप को जन कल्याणकारी सरकार कहती है, संविधान सरकार, संवेदनशील सरकार कहती है, इनको भी इग्नोर करने लग जाए तो फिर सोचो उस सरकार के बारे में क्या कहें। इसलिए सरकार एक और बड़ा आरोप कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया कि जो किसान की मौत हो रही है या जो मौत को गले लगा रहे हैं उनका रिकॉर्ड ही मत रखो, तो आंकड़ों में नहीं आएगा और आंकड़ों का मकड़ जाल जो है वो जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा। एक तरफ ये है कि माल्या साहब जो है वो इतना सारा बैंकों को चूना लगा के लंदन में चले जाते हैं, किसानों की कोई सोचने के लिए तैयार नहीं, और हालात ये है कि उद्योगों का हम कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन किसान के जब कर्जे माफी की बात आती है तो महंगाई का एक दलील दे दी जाती है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, रिजर्व बैंक मना कर रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो मना कर रहा है कि साहब इससे किसानों की जो है वो परंपराएं जो है वो गलत पड़ जाएगी, कर्ज लेंगे, कर्ज माफ करवाएंगे, सरकार का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फेलियर हो जाएगा केवल किसानों की वजह से। उद्योगों का क्या? उद्योगों को तो आप कर्ज माफ कर रहे हैं। प्रदेश और देश का किसान खुद, प्रदेश का किसान, देश के किसान की डेजिग्नेशन भी अन्नदाता की रही है। दाता कभी याचक नहीं बनना चाहता, दाता समृद्ध बनना चाहता है, और सुदृढ़ और मजबूत बनने के लिए उसके लिए देश के प्रधानमंत्री सदैव एक से बढ़कर एक योजना लगाकर उसे समृद्ध करने के लिए दिन रात जुटे हैं। और हमेशा की तरह जो बिचौलियों का सिस्टम था पहलेगा, उसके लिए ई मंडी के मार्फत अपना किसान, यहाँ बेटा जयपुर का बेटा किसान, गांव का बेटा किसान ऑनलाइन अपनी वैल्यू निकलवा के और उसको बेंगलोर तक या बाहर तक, कहीं पर भी विदेशों तक वो बेच सकता है। इसके लिए किसान के लिए ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन तलवानिया साहब आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारा जो किसान की अगर साक्षरता दर अगर हम देखेंगे तो आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। उसको हिंदी तक ढंग से बोलनी नहीं आती, जो देशी किसान है उसको हिंदी तक बोलनी नहीं आती। आप कहां ई मंडियों की बात कर रहे हैं? ई मंडी में वो जाएगा कैसे, करेगा कैसे? इसके लिए कंप्यूटर और वो सारी चीजें होनी चाहिए। क्या संसाधन सरकार के पास है? क्या संसाधन दे पाएगी उस गांव और ढाणी तक? किसानों के बेटे आरएस में, देखिए गांव और ढाणी का गरीब और किसान का बेटा आज आईएएस में सिलेक्शन, कई बार आप मीडिया के मार्फत, आपके मार्फत देखने को मिलती है सूचना, किसान का बेटा आईएएस बना है, किसानों के बेटे आरएस में सिलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये खुद वो अपनी मेहनत से आ रहा है, लेकिन सरकार नहीं आ रही है। सरकार की वजह से नहीं है ये चीजें। आपको बता दूं, करीब अगर टोटल अगर हमारी जनसंख्या की बात करें तो करीब 11.87 करोड़ किसान हैं, और जो अगर दोनों तरफ से अगर काश्तकार के उसकी भी बात करें तो करीब 48
50% के आसपास किसानों का रेशो चला जाता है। साहब इतने किसान है, अगर उसके अंदर से एक दो अगर ऐसे किसान भी जो समृद्ध किसान है, अगर उनका बेटा भी अगर पढ़ के अगर बढ़ता है तो ठीक है, लेकिन स्थिति ये नहीं है। स्थिति ये है कि किसान जो है गरीब है, वो पढ़ने के लिए उसके पास नहीं, खाने के लाले हैं, शिक्षा उसके पास नहीं है, जो संसाधन सरकार को गांव ढाणी तक पहुंचाने चाहिए वो नहीं है। हम इस दौरान ई मंडी और इन चीजों की बात नहीं कर सकते हैं। कैसे ये चीज होगा? क्या लगता है अर्चना जी, क्या ये सब चीजें इतनी आसान है? क्या हो सकता है ये सारी चीजें? बिल्कुल हो सकता है संभव, अगर दृढ़ निश्चय देश के प्रधानमंत्री के पास में है, ठोस विश्वास है, और वो अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगुनी होगी और प्रदेश का वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं साहब, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं। आंकड़ों में तो दुगनी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, वोट लेने के लिए तो दुगनी हो जाएगी, लेकिन असल किसान की स्थिति कब ठीक होगी? उसके घर में भी खाने के लाले नहीं होंगे, सुबह का काम करने के, सुबह की रोटी खाने के बाद शाम की रोटी की उसे चिंता नहीं होगी। अर्चना जी, क्या लगता है आपको, केवल ये आंकड़ों का माया जाल है या वाकई ये चीजें हो सकती हैं और होंगी? देखिए, विपक्ष अपने पास नहीं है। अर्चना जी यहां से चले गए कि चलिए कोई बात नहीं, गंदोलिया साहब से पूछ रहे थे। गंदोलिया साहब, किसानों के साथ आप रहते हैं, किसान की स्थिति को आप समझते हैं, क्या लगता है आपको, क्या इतना आसान है ये सारी चीजें करना जिस तरीके से चंदोलिया साहब, कलवानिया साहब जो है वो बता रहे हैं? क्या लगता है आपको, इतना आसान लगता है ये इतनी जल्दी 2022 का टारगेट लिया है केंद्र सरकार ने, उनकी आमदनी जो है वो दुगनी कर दी जाएगी, क्या हो पाएगी ये सब चीजें इतनी आसान है? कुछ विषय आपको रख रहा हूं जी। जो धनिया हमारा आज के 3 साल पहले 10,000 रुपए क्विंटल में बिकता था जी, आज वह धनिया हमारा 3,000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है जी। जिस गेहूं का बाजार पिछले वर्ष 2,200 तक रहा, वो गेहूं आज हमारा 1,200-1,300 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। जिस लहसुन का बाजार पिछले वर्ष 16,000 रुपए क्विंटल रहा, वो लहसुन आज हमारा 1,500-2,000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। ये जो उतार चढ़ाव हैं, और इसके लिए हमने सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को भी चेताया। देखिए, केंद्र की योजना कोई भी बनती है, पर अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे, उन योजनाओं को लागू नहीं करें, तो क्या उसके परिणाम आ सकते हैं क्या? और इसका साफ उदाहरण है, आज हमने निवेदन किया था कि जो हमारा समर्थन मूल्य पर हमारी फसलों को खरीदा नहीं गया और उसके कारण से घाटा मिला किसानों को, और आज उसकी आजीविका चलाने में उसको संकट खड़ा हो गया। आज हमारी ऐसी जिनसे हैं, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, इनका बाजार बिल्कुल जीरो पहुंच गया, लागत भी किसान को नहीं मिल पा रही। और हम ये कह रहे हैं कि इनको लागत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत इनकी बिल्कुल, तो कहीं बाजार जो है वो हावी है, और एक तरफ बिचौलिए जो हैं और आड़तिये जो हैं वो लगातार इसमें, और जो कालाबाजारी करने वाले हैं, स्टॉक करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं कहीं इन सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामपाल जाट साहब, समय कम है, आपसे एक सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो एक कमी है, एक कम्युनिकेशन गैप है, क्या एक वो बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि योजनाओं का जो है क्रियान्वयन उस तरीके से नहीं हो पाता और जो किसान है उस तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। क्या लगता है आपको, या उससे बड़ी समस्या ये बिचौलियों की है, जमाखोरों की है, कालाबाजारी करने वाले लोगों की है? क्योंकि हालात ये कि उपभोक्ता तक जो गेहूं, जिस तरीके से अभी गंदोलिया साहब ने बताया, जिस तरीके से दूसरी भी फसलों का उन्होंने उदाहरण दिया, आज से पहले उनके दाम क्या थे और अब क्या दाम आ गए हैं, लेकिन हालात ये है कि जो उपभोक्ता तक जब ये चीजें पहुंचती है तो उसे तो चौगुने दाम देने पड़ते हैं, लेकिन वो दाम का जो फायदा है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। जगदीश जी, सबसे बड़ी समस्या सरकार की नीतियां, और नीतियों में उनकी नीयत का खोटापन, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, चाहे किसी की सरकार हो, खोटी नीयत के कारण से किसानों को लाभ नहीं मिलता। और ये मैं बताना चाहूंगा, आजादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रही, कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जो किसानों के पक्ष में रही। एक केवल बीच में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और उसकी रिपोर्ट लागू होनी थी 15 अगस्त 2007 से,
उस रिपोर्ट को आज 9 वर्ष पूरे हो गए, 10वां वर्ष चल रहा है, आज तक लागू नहीं की। और जिस दिन उसको 15 अगस्त 2007 से लागू कर देंगे, उस दिन भारत के किसान पर एक भी पैसे का ऋण नहीं रहेगा, किसानों का ऋण निकलेगा सरकार की तरफ। इस कारण से मेरा तो स्पष्ट मानना है कि सरकारों की नियत में खोट है। ये केवल किसानों के नाम की बात करती है और किसानों के नाम पर योजना बनाती है। सियासत जो है वो इस पर हावी है, किसानों को केवल वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है और मंतव्य साफ नहीं है। अगर मंतव्य साफ हो तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर हूबहू अगर उसे लागू किया जाए तो किसानों की स्थिति जो है वो अच्छी हो सकती है और हमारा अन्नदाता है और हमें हमारे अन्नदाता के जो व्यवस्था है उसको सुधारना होगा। अन्नदाता की रीढ़ को भी मजबूत करना होगा क्योंकि वो हमारे अर्थ यानी कि हमारे वित्त का वो रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए किसान को अगर हम सुदृढ़ करेंगे, कृषि व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे, तब जाके हम हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल हम यहां छोड़े जा रहे हैं क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ यह मसला है और किसान को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। किसान को अगली पंक्ति पर लाना जरूरी है और किसान को किसान समझकर और उसे एक इंडस्ट्री का रूप देना बहुत जरूरी है। तब जाके हमारा किसान की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी, आर्थिक स्थिति पर वो सुदृढ़ होगा। उसकी आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ होगी तो देश के विकास के पहिए की जो दौड़ है वो तेजी से चल पाएगी। फिलहाल हमारे साथ हमारा डिग्निटी पैनल जुड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।